नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसके अंतर्गत पिछले 10 साल में जितने भी वनडे एग्जाम आपके हुए हैं और इन परीक्षाओं में जितने भी जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे संविधान हो, चाहे यूपी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, हर सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है और अगले 15 से 20 मिनट जो है यहाँ पे आपका जो है एक्सप्लेनेशन होगा। और आप पाएंगे भले ही इनकी देखने में संख्या आपको केवल 10 दिखाई दे रही होगी, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं और साथ ही साथ जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका अगर प्रॉपर नोट्स तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से ये संख्या आपकी कहीं ना कहीं 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे चालू हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक संस्थान आपसे पूछा गया है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में, है ना, किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित है। एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं जो मेरिट टू डिमेरिट करते हैं और ये प्रश्न आपका उसी में है। नॉर्मली ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन यकीन मानिए अगर एग्जाम में आ गया तो इसकी नॉलेज जो है मुझे लगता है कि हर अभ्यर्थी को नहीं होगी, मुश्किल से 10 से 15% के ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर सही देने में सक्षम होंगे, है ना। उत्तर प्रदेश राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राजधानी लखनऊ आपका जो है यहाँ पे उत्तर होने जा रहा है ना। राजधानी लखनऊ में इसकी लोकेशन, इसको आपको ध्यान रखना होगा। कई संस्थान आपके हैं, पर्टिकुलर मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, है ना। उत्तर प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना हमेशा आपकी बनी रहती है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो ही मैं आपको बना दूंगा। जितने संस्थान है और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। प्रश्न आपका पूछा गया है, यूपी में कुल कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या जो है निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या प्लस शहरी जनसंख्या दोनों मिलकर टोटल पॉपुलेशन आपकी होगी लगभग 20 करोड़ उत्तर प्रदेश में लोग निवास करते हैं। और पूरे भारत की जनसंख्या का पूछा जाए कितना परसेंट है तो पूरे भारत का 16.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या होगी। इस जनसंख्या में कितना परसेंट जो है आपका ग्रामीणों का है, ग्रामीण जनसंख्या वो आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 77.73%। इस डाटा को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट, है ना। यहीं पर जो शेष आपका बच जा रहा है, नियर अबाउट जो आपका बच जाएगा 22 पॉइंट समथिंग आपका बचेगा, वह सारी जनसंख्या का परसेंट हो जाएगा। मतलब टोटल पॉपुलेशन में से लगभग 77% जो है वो ग्रामीण है, लगभग 22% नियर अबाउट जो है वह शहरी उसमें आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, किस शहर में निवास करती है, उत्तर कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद कहिएगा या प्रयागराज कहिएगा, इलाहाबाद में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज जो है आपका सबसे अधिक है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपको डाइवर्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लायन सफारी स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और संभवतः पिछला जो 2015 या 16 में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। लायन सफारी की लोकेशन आपसे पूछी गई है, कहाँ पर है तो बता दीजिएगा। इटावा, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर इटावा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं पर जो है लायन सफारी यानी शेर की सफारी, शेर को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था पिछले गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ एक तो आपसे लायन सफारी पूछा जाता है और एक आपसे पूछा जाता है नाइट सफारी, है ना। नाइट सफारी और लायन सफारी दोनों आपसे पूछे जाते हैं। अगर नाइट सफारी पूछा जाए, है ना, नाइट सफारी अगर आपसे पूछा जाता है तब तो आप बताएंगे कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर कहिएगा। और लायन सफारी की यहाँ बात हो रही है, याद रखिएगा इटावा, है ना। तो दोनों ही सफारियाँ आपसे पूछी जाती हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी एक इम्पॉर्टेंट हस्ती है और यह प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा आने वाली परीक्षा के लिए। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। सिद्धेश्वरी देवी का संबंध किस राज्य से है, यह आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो सिद्धेश्वरी देवी, पहले तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये बताना होगा कि जो पद्मश्री पाए हैं
सिद्धेश्वरी देवी, इनका संबंध किस विधा से है, मतलब क्या संगीतज्ञ है या गायन शैली से किससे रिलेटेड है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और इनका संबंध कहाँ से है मैं आपको बता दूंगा, उत्तर प्रदेश, यूपी का वाराणसी है ना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से ये आपकी बिलोंग करती हैं सिद्धेश्वरी देवी, और इनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किस विधा से संबंधित है संगीत की, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका उत्तर बताना होगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला किस शहर में लगता है। इस तरह के एक दो मेले महोत्सव भी आपसे पूछे जाते हैं है ना। नौचंदी मेला की लोकेशन आपसे पूछी गई कहाँ पे है, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ। यमुना की सहायक नदी एक है हिंडन है ना, यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन नदी के तट पर स्थित यह मेला है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है ना। इसी तरह से एक मेला और याद रखिएगा जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलहपुर उत्सव कहाँ पे है, आगरा। तो नौचंदी मेला भी आपसे पूछा जाता है, मेरठ बताइएगा। सुलहपुर उत्सव अकबर के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई थी आगरा में है ना। तो दोनों ही मेले आपसे पूछे जाते हैं। मित्रों जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे देता हूँ इनका कलेक्शन आपके पास होना चाहिए है ना। इनका कलेक्शन जो है ठीक है, आप लाइव सेशन जब आप देख रहे हैं हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न आपको मालूम होंगे, कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको नहीं मालूम होगा, नहीं आता होगा। जो आता है कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आता है उसके लिए क्या करिएगा, एक प्रॉपर बुक लीजिए, बुक का मतलब सॉरी एक नोटबुक लीजिएगा है ना, और उसमें जो प्रश्न आपका नहीं आता है वन लाइनर ही आप लिखिए, कोई आगे पीछे जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हूबहू परीक्षाओं में सेम टू सेम वही उतरते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप इसका कलेक्शन आपके पास होता है, एक बार गलती आप कर लिए, एक बार आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इनका कलेक्शन कर लेते हैं किसी बुक में सॉरी किसी नोटबुक में, तो निश्चित रूप से जो है जब आप कोई एग्जाम देने जाएंगे और इसका रिवीजन आपके मन में रहेगा, तो अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो गलतियों की संभावना आपकी न के बराबर होगी, बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा रिपीट आपके होते रहते हैं है ना। दूसरी चीज़, जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जो क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस मुझसे पढ़ते हैं, उनसे मेरी अपेक्षा होगी इस वीडियो को देखिए, कमेंट सेक्शन में सबका उत्तर आप मुझे बताइए, और लास्ट में जो अंतिम 2 या 3 आपका मिनट आपका रहा था उसमें कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि आपके 10 या 12 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं है ना। प्राप्तांक और पूर्णांक आपको कमेंट करना है, ताकि मुझे देखना है कि आप लोग की तैयारी किस तरफ चल रही है और कहाँ पर आपको और आपको स्ट्रांग बनाना है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी और भी जो लोग व्यूअर्स हैं अगर देख रहे हैं, अगर उनको सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दे सकते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से मेरा ही उत्साह क्या होगा, इंक्रीज होगा है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया नवरेह उत्सव का संबंध, नवरेह उत्सव किस राज्य अथवा किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 1-2 उत्सव आपके आएंगे 100%। भारत की लोक कला संगीति त्योहार महोत्सव से 1-2 क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाते हैं, मिलते हैं। यहाँ पूछा गया है नवरेह उत्सव कहाँ से है, किस केंद्र शासित प्रदेश है, किस राज्य से है। तो राज्य तो अब नहीं रहा, बता दीजिएगा। ये बन चुका है केंद्र शासित प्रदेश, और कौन सा है, जम्मू कश्मीर है ना। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 एक जम्मू कश्मीर जो है आपका बन गया था, क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। यहीं पर आपका नवरेह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नवरेह याद रखिएगा। नवरेह के अलावा अहरबल नामक यहाँ पे एक वाटरफॉल पाया जाता है, एक जलप्रपात पाया जाता है। तो नवरेह महोत्सव, अहरबल महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, ये 3 महोत्सव हैं, तीनों का संबंध आपका कहाँ से है, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, चरकुला तो यहाँ पे नहीं है, चरकुला का चरकुला नहीं है, यहाँ पे जो है आपका कर्मा कई बार जो है रिपीट हो चुका है। चरकुला तो चरकुला की संभावना आप हटा दीजिए, चरकुला सब लोग जानते हैं, आप सब भी चूंकि पिछले लास्ट क्लास में भी शायद ये प्रश्न मैंने चालू कराया था है ना। तो चरकुला का संबंध मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्रजभूमि से है, स्पेशली मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजभूमि यूपी से इसका संबंध है। और इसी में जो है महिलाएं आपकी घड़ों के ऊपर दिए रख के जो नृत्य करती है ना, चरकुला की बात हो गई। यहाँ पूछा गया कर्मा लोक नृत्य का संबंध किससे है। जितना चरकुला इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका कर्मा भी इंपॉर्टेंट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, पूर्वी यूपी का जिला सोनभद्र, जहाँ पर कर्मा
नामक लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। कर्मा भी आपसे पूछा जाता है और सोनभद्र के बारे में कोई बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, कई बार मैंने आपको बताया है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा जिला है, सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, ऊर्जांचल के नाम से प्रसिद्ध है और एकमात्र ऐसा जिला जो कि सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। 4 राज्य हैं सोनभद्र से स्पर्श करते हैं, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है और आपका झारखंड है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सोनभद्र के रेफरेंस में, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका दिया पंचमढ़ी की लोकेशन। पंचमढ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हिल स्टेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भारत के, है ना, जो भारत के हिल स्टेशन है, पर्यटक स्थल है, वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है पंचमढ़ी की लोकेशन कहाँ पे है। पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग है और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तीनों में आपका सतपुड़ा पर्वत पाया जाता है। पंचमढ़ी कहाँ पे होगा, एमपी। पंचमढ़ी की लोकेशन मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा पर्वत का ये पार्ट होगा, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ना। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। इस प्रश्न का, इस सेशन का जो अंतिम एक सेकेंड लास्ट आपका होगा, है ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी पूछा गया है किस दर्रे से भारत में एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र, देखिए सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये 3 ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम स्रोत लगभग समान है। एकदम एग्जैक्ट समान तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग समान है, चाहे सिंधु हो, चाहे सतलज हो और चाहे ब्रह्मपुत्र हो। सॉरी, कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत। तिब्बत में कैलाश पर्वत, है ना, कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर झील, इसी झील के समीप से इन तीनों का उद्गम होता है और ये तीनों ही नदियाँ 3 देश में बहती है। सिंधु नदी आपकी बहती है तिब्बत में, भारत में, पाकिस्तान में। सतलज भारत, तिब्बत और पाकिस्तान। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, है ना। तिब्बत से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद हो, यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और एक दर्रा आपको और याद रखना होगा, सिपकीला, स से सतलज याद रखिएगा, स से सिपकीला याद रखिएगा। सिपकीला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है और इसी सिपकीला से सतलज नदी भारतीय सीमा में एंट्री करती है। दोनों आपसे पूछा जाता है, सतलज नदी कहाँ से एंट्री करती है, सिपकीला से, और ब्रह्मपुत्र किस दर्रे से एंट्री करती है, यांग्याप दर्रे से। और यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका यहाँ पे उत्तर होने जा रहा है ना। चलिए सबसे अंतिम क्वेश्चन, इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, पहला आपका देखो 10वां क्वेश्चन आपका है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची, सेकेंड लास्ट पूछा है ना, सेकेंड लास्ट में सेकेंड हाईएस्ट पूछा है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम आपको बताना है। सबसे ऊंची तो आप पढ़े हैं, अनाईमुडी, कहाँ है, केरल राज्य में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, कहाँ पड़ती है, केरल राज्य में। 2695 मीटर इसकी हाइट है और दक्षिण भारत सबसे ऊंची होगी। सेकेंड हाईएस्ट आपसे पूछा गया, बताइएगा, दोदा बेटा लोकेशन इसकी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 2637 मीटर इसकी हाइट है और कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में। यह दक्षिण भारत की दूसरी, अनाईमुडी के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके लिए किसी न किसी मार्ग में क्या होंगे, सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे। इसी उद्देश्य से मैं ये 10-10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ ताकि जो मेरे विद्यार्थी, जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मुझसे और जो किसी कारणवश मुझसे दूर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको जो है इसके माध्यम से चीज़ें मिलती जाएँ। और जो जहाँ पे जैसे कार्यरत हैं कहीं पे, जो सर्विस होल्डर हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वीडियो आपके लिए क्या होगा, लाभकारी होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।